नमस्ते साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का भूगोल, जिसके अंतर्गत हमारा टॉपिक होने वाला है भारत की सामान्य जानकारी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्चुअल डाटा के रूप में कई बार हमारे बैंक हो गया, रेलवे एसएससी हो गया या फिर स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स एग्जाम हो गए, जहां डायरेक्ट एज इट इज फैक्ट टू फैक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो भारत की सामान्य जानकारी से संबंधित जितना भी पूरा डाटा होगा आज हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, जिससे हमारे है ना एग्जाम में जो क्वेश्चन आंसर है वो आसानी से अटेम्प्ट हो सके। इस लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि जितना भी फैक्चुअल डाटा होगा भारत से संबंधित स्टैटिक जीके के फॉर्म में, सभी इस लेक्चर में मैं आपको कवर करके और अच्छे तरीके से आपको समझा के एज इट इज कंप्लीट करूं, जिससे आप अपने एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम विदाउट टाइम वेस्टिंग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का भूगोल, भारत का भूगोल, और जिसके अंदर जो मुख्य टॉपिक है उसका नाम है हमारा भारत की सामान्य जानकारी, जो कि भारत से संबंधित या फिर इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित हमने कई सारे जो ऑलरेडी लेक्चर्स हमने यूट्यूब पे अपने रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं। एक इससे संबंधित लेक्चर की अभी कमी थी, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट जानकारी से संबंधित या फैक्चुअल डाटा के संबंध में कई सारे क्वेश्चन समय समय पर पूछे गए हैं। तो इसको आज हम अपने इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल, जिसमें हमारा टॉपिक होने वाला है भारत की सामान्य जानकारी, यानी कि भारत की जानकारी। तो सबसे पहले हम भारत के बारे में उसकी अवस्थिति देखेंगे, फिर उसका विस्तार देखेंगे, पड़ोसी राज्यों का उसकी जो पहुंच है वो सारी चीजों को हम कवर करेंगे। तो भारत का भूगोल यानी कि भारत की जानकारी। सबसे पहले हम देखते हैं अवस्थिति, सारी चीजें और अच्छे से अच्छे तरीके से मैं आपको डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो लास्ट तक आप देखना। आप इस वीडियो के अंतिम में आप नोटिस करोगे कि बहुत सारी नॉलेज आप इस वीडियो के माध्यम से लेके जाओगे। तो सबसे पहले है इसकी अवस्थिति। तो भारत जो है, भारत उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। भारत, सबसे पहले हम देखते हैं भारत की अवस्थिति, यानी कि तो भारत किस जगह अवस्थित है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित और एशिया महाद्वीप का एक प्रमुख देश, एशिया महाद्वीप का प्रमुख देश। अगर आपको ये चीज नहीं मालूम कि ये जो गोलार्ध लिखा है वो क्या होता है, तो मैं आपको एक छोटे से या फिर ब्रीफ में समझा सकता हूं। तो देखो, ये है हमारा संपूर्ण ग्लोब, ये है 0 डिग्री लाइन, जिसे बोलते हैं विषुवत रेखा, इसे बोलते हैं विषुवत रेखा। पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में विभाजित करने वाली जो रेखा है या फिर जो मध्यम रेखा है उसे बोलते हैं हम 0 डिग्री लाइन या फिर विषुवत रेखा, इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर लाइन। ये है हमारा नॉर्थ पोल, ये है हमारा साउथ पोल। जो 0 डिग्री लाइन है विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के उत्तर में यानी कि नॉर्थ की साइड में जितने भी कंट्रीज पड़ेंगी उन सबको बोलते हैं हम उन सबको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित, यानी कि गोले का आधा भाग। ये है संपूर्ण गोला, और गोले का आधा भाग जो 0 डिग्री यानी कि विषुवत रेखा द्वारा विभाजित है, तो गोले का आधा हिस्सा बोलते हैं गोलार्ध। हमारे भारत की अवस्थिति जो है उत्तरी गोलार्ध में है, कर्क रेखा के मध्य में, और कर्क रेखा की अवस्थिति क्या है 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो इतना समझो कि भारत उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, यानी कि जो संपूर्ण ग्लोब है, जो एक पृथ्वी है जिसको हमने ग्लोब के रूप में शो किया हुआ है, 0 डिग्री विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर लाइन जो पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में विभाजित करती है, उसके उत्तर का भाग जो है उसे बोलते हैं हम उत्तरी गोलार्ध, और भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। और गोलार्ध क्या है, गोले का आधा हिस्सा। तो बेसिकली तो भारत उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, एशिया महाद्वीप का प्रमुख देश है। तो ये हो गई उसकी अवस्थिति की बात में। अगर हम उसके विस्तार की बात करें तो विस्तार, सारी चीजें मैं आपको मैप के थ्रू और जो भी डाटा होगा सारा लिख के बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। जितना भी फैक्चुअल डाटा होगा हमारे स्टैटिक जीके के थ्रू और प्रीलिम्स में, सीएससी के प्रीलिम्स में जो भारत की सामान्य जानकारी संबंधित फेस टू फेस या फिर लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे हम इसमें कवर करेंगे। तो अब आती है विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार और दिशांतीय विस्तार देखेंगे हम इसमें। अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार। अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो भारत 6 डिग्री 4 या फिर ऐसे लिखते पहले 8 डिग्री 4, तो 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6
उत्तरी अक्षांश के मध्य अवस्थित है। अगर हम उसके देशांतरी विस्तार की बात करें, देशांतरी विस्तार तो 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25 के मध्य पूर्वी देशांतर के मध्य जो है अवस्थित है, पूर्वी देशांतर। अभी ये सारी चीजें मैं आपके थ्रू आपको शो कर दूंगा, बस आप अभी एज इट इज को समझते जाइए। तो अगर हम विस्तार की बात करें तो अक्षांशीय विस्तार अगर हम भारत का देखते हैं तो वो है 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, चूंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है तो उत्तरी अक्षांश के रूप में देखेंगे। दूसरा देशांतरी विस्तार तो 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। मैं आपको बताऊं कि अक्षांश और देशांतर, अक्षांश को हम लिखते हैं किसी भी मुख्य भूमि या किसी भी देश या किसी प्रदेश की अवस्थिति के जानने के लिए। अगर हमें किसी भी देश की या किसी प्रदेश या किसी भूखंड की अवस्थिति को जानना है या उसकी गणना करनी है या फिर किसी अदर ऑब्जेक्ट की गणना करनी है या फिर उसको लोकेट करना है तो उसका जो गणना की जाएगी वो की जाएगी अक्षांशीय विस्तार में या फिर अक्षांश के रूप में। और किसी प्रदेश में वहां समय की गणना करने के लिए प्रयोग किया जाता है देशांतर को। यानी कि आप ये समझ सकते हो कि किसी गोलार्ध में कोई भूखंड किस जगह अवस्थित है तो उसकी गणना के लिए प्रयोग किया जाएगा अक्षांश का, और दूसरा उस क्षेत्र में उसका समय क्या है या फिर वहां का जो समय काल क्या है उसकी गणना करने के लिए प्रयोग किया जाएगा देशांतर रेखाओं का। तो ये अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और जो 0 डिग्री जो विषुवत रेखा है हमारी लाइन ऑफ इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की, ये सब जो विश्व भूगोल से संबंधित वाला एक टॉपिक है, इसका एक हम अलग से एक लेक्चर रिकॉर्ड कर देंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल और भारत की सामान्य जानकारी, तो सिर्फ भारत पर ही हम अपना फोकस करते हैं और जो भी सामान्य जानकारी होंगी वैश्विक स्तर पर भारत से रिलेटेड मैं आपको ऐसे डिलीवर करता रहूंगा जिससे हमारा जो एक मेन टॉपिक है वो हम यहीं पे उसको फोकस कर सकें। तो दूसरा देखा विस्तार, तो अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, और अक्षांश की गणना हमें हमेशा किसी प्रदेश या किसी स्थान की अवस्थिति जानने के लिए करते हैं। दूसरा देशांतरी विस्तार जो भारत का है वो 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर, और देशांतर का प्रयोग कब करते हैं किसी भी प्रदेश, किसी क्षेत्र, किसी भूखंड की समय की गणना करने के लिए। तो भारत का जो है अक्षांशीय विस्तार इतना है और देशांतरी विस्तार इतना है। अब हम इसको मैप के थ्रू समझ लेते हैं कि अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार को कैसे हमने इनको इंक्लूड किया है जिससे आपके टॉपिक समेत कोई भी आपको डाउट ना रहे। तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन की अवस्थिति है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। यहाँ पर गोलार्ध को मैंने आपको समझाया क्या होता है। एशिया महाद्वीप का एक प्रमुख देश है। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, देशांतरी विस्तार जो है 67 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25 से पूर्वी देशांतर। अब हम एक मैप के थ्रू छोटा छोटा सा इसको देखते हैं, जो भी सारी चीजें हैं कि अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार जो है उसकी गणना कैसे की गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक भारत का छोटा सा मैप बनाएंगे। ये है हमारे भारत का एक छोटा सा रफली मैप। एक छोटा सा रफली मैप है, प्लीज इसको ज्यादा हास्यात्मक मत बनाना, क्योंकि चीज़ों को समझने के लिए जितनी आवश्यकता है बस उतना ही हमें ज़रूरत है चीज़ों को ड्रॉ करने की। तो अब है अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कैसे है। तो देखो ये जो है भारत का उत्तरी हिस्सा है। कौन सा है भारत का उत्तरी हिस्सा, और ये है हमारे भारत का दक्षिणी हिस्सा। क्योंकि मैंने बताया कि भारत की जो मुख्य भूमि है उसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। दूसरा मैंने आपको पूर्वी देशांतर का बताया था, तो 67 डिग्री यहाँ से जो चीज स्टार्ट होगी तो 67 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। तो ये भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। मैंने बताया कि किसी भी देश की या किसी भी मुख्य भाग की अवस्थिति जानने के लिए हम अक्षांश का प्रयोग करते हैं, और किसी देश की या फिर उस प्रमुख भूखंड के समय काल को गणना करने के लिए प्रयोग करते हैं देशांतर रेखाओं का। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, और 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, और 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक जो है भारत का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार है। अब हम बात करते, तो ये था एक मैप के थ्रू छोटा सा समझाया मैंने।
एक क्वेश्चन और देखने को मिलेगा कि संपूर्ण भारत का, यहाँ बात हो रही है भारत की मुख्य भूमि की। एक बात रखना, भारत की मुख्य भूमि का अगर अक्षांशीय विस्तार पूछेगा तो 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 तक है। अगर वो पूछे कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो संपूर्ण भारत में जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है यहाँ अवस्थित है, यहाँ अवस्थित है। तो संपूर्ण अगर भारतीय भूमि का अगर वो अक्षांशीय विस्तार पूछता है तो वो स्टार्ट होगा 6 डिग्री 4 से लेकर, कितना होगा 6 डिग्री 4 से लेकर। तो भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार तो वो है 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 तक। संपूर्ण भारतीय भूमि का अक्षांशीय विस्तार तो वो स्टार्ट होगा 6 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 तक। संपूर्ण भारतीय भूमि का जब अक्षांशीय विस्तार पूछा जाएगा तो उसमें है ना अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो लोकेशन है वो भी इंक्लूड किया जाएगा, और फिर भारत की संपूर्ण मुख्य भूमि का जो आधार है वो अंडमान निकोबार से लिया जाएगा। फिर उसका जो विस्तार है वो 6 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 हो जाएगा। और भारत की मुख्य भूमि की बात होगी तो वो 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 और 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य इसका भारत का जो विस्तार है वो अवस्थित रहेगा। अब हम बात करते हैं भारत के कुल विस्तार की। तो ये था अक्षांश और देशांतरीय विस्तार और किस जगह ये अवस्थित है, तो वो एक सामान्य जानकारी थी। ये बेहद जरूरी है हमें भूगोल विषय को समझने के लिए, इसलिए भूगोल विषय को अधिक गहराई समझने के लिए मेरे और भी कई सारे लेक्चर्स हैं, चाहे हिमालय हो, भारत की मृदाएं हो, उत्तर भारत का मैदान हो, प्रमुख पर्वत चोटियां हो, औद्योगिक क्षेत्र हो, एग्रीकल्चर वाले जो लेक्चर्स हैं सभी ऑलरेडी मेरे चैनल पर पड़े हुए हैं। आप उनको देख के अपने भूगोल से संबंधित अपने विषय को और कंठस्थ और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, जिससे आपके मन में जो भी डाउट रहे होंगे ज्योग्राफी संबंधित वो सब आपके एज इट इज क्लियर हो जाएंगे और भूगोल विषय पे आपकी एक अच्छी सी पकड़ मजबूत हो जाएगी। भूगोल विषय को समझने के लिए आज का लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस विषय को पूरा एंड तक देखना। तो अभी तक बात करिए हमने भारत की सामान्य जानकारी के रूप में भारत की अवस्थिति और भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अब हम भारत का कुल क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो यह है भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये भारत की संपूर्ण भूमि का जो है मुख्य क्षेत्रफल है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो संपूर्ण विश्व के 2.4% है। जो क्या है, संपूर्ण विश्व के 2.4% है। यानी संपूर्ण विश्व की जो मुख्य भूमि है उसका हमारा भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 2.4%। तो भारत का कुल क्षेत्रफल पूछे तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो संपूर्ण विश्व का कितना है, 2.4%। जो संपूर्ण विश्व का संपूर्ण विश्व का 2.4% है। अगर हम भारत की स्थल सीमा की बात करें, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई तो वो है 15,200 किलोमीटर। कितना है, 15,200 किलोमीटर। अगर हम बात करें भारत की तटीय रेखा की सीमा, भारत की तटीय रेखा की लंबाई तो वो है 75-16 किलोमीटर। तो यह भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई वो है 15,200 किलोमीटर और भारत की तटीय रेखा की लंबाई जो है वो है 7,516 किलोमीटर। और भारत का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो संपूर्ण विश्व की मुख्य भूमि का 2.4% है। ठीक है, अब देखते हैं भारत का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार। भारत का विस्तार पहले देखते हैं हम उत्तर से दक्षिण की ओर। तो भारत का विस्तार देखते हैं, तो उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार है उसका 3214 किलोमीटर। यानी कि जो सबसे टॉप पर केंद्र शासित प्रदेश भारत के जम्मू कश्मीर और लद्दाख के
ऊपर से लेकर उत्तर से लेकर दक्षिण तक यानी कन्याकुमारी तक जो विस्तार है उत्तर से दक्षिण तक वो है 3214 किलोमीटर। और दूसरा पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर बात करें तो है 2933 किलोमीटर। ये नंबर मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आपको बोलूँ तो अभी 2933 किलोमीटर, तो ये कोई बोलने में आसानी नहीं है। मैं आपको बोलूंगा 2933 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, तो ये चीजें आपको आसानी से याद हो जाएंगी। तो कोई कई बार ऐसा होता है कि मैं आपको कोई डाटा पढ़ाऊंगा आसानी से बोलूंगा तो आपको भी वही चीज आसान भाषा में याद हो जाएगी। तो भारत का जो विस्तार है वो उत्तर से दक्षिण तक विस्तार जो है वो है 3214 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम तक का जो विस्तार है वो है 2933 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं भारत की सीमा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किन किन देशों के साथ में लगती है और कौन कौन से राज्य उन देशों के साथ में अपनी सीमा बनाते हैं, तो इस सारी चर्चा करेंगे हम। तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कुल 7 देशों के साथ में लगती है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 7 देशों से लगती है, या फिर हम यूँ कहें कि भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो उनकी संख्या कुल कितनी है? 7 है। अब वो 7 कौन कौन से देश हैं हम इसको रफ करने के बाद में एटलीस्ट उनको लिखते हैं और आसान भाषा में और समझते हैं उनको। तो भारत से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले भारत के पड़ोसी देश, तो उनकी जो संख्या है पूरी कितनी है? 7 है। पड़ोसी देशों की सीमा से लगे नहीं, या फिर हम बोलें कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा या फिर पड़ोसी देशों से कितनी सीमा लगती है? तो 7 देशों की सीमा लगती है। तो पड़ोसी देशों की जो संख्या है वो कितनी है? 7 है संख्या है। तो सबसे पहले हम ये लिखते हैं कि कौन कौन से जो देश है वो सर्वाधिक भारत से सीमा बनाते हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के जो पड़ोसी देशों की संख्या है वो कितनी है? 7। तो कौन कौन से देश ऐसे हैं जो भारत से सर्वाधिक सीमा बनाते हैं, तो उनको हम एज इट इज क्रम में लिखेंगे। आपको भी वो क्रम में याद करने होंगे, क्योंकि आपसे है ना आपके एग्जाम में फैक्चुअल डाटा में या फिर प्रीलिम्स या मेंस में कभी कभी वो डायरेक्ट क्रम पूछ लेते हैं, तो हम सीधा क्रम लिखते हैं जिससे आपको याद भी हो जाएगा और हमारा टॉपिक भी फिनिश हो जाएगा अच्छे से। तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 7 है। और भारत के या फिर भारत से सर्वाधिक सीमा लगाने वाले कौन कौन से देश हैं उनको एलटीस हम लाइन से लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा बांग्लादेश, यानी कि भारत की सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है बांग्लादेश से। बांग्लादेश, दूसरा होगा चीन, तीसरा पाकिस्तान, फोर्थ होगा नेपाल, फिफ्थ है म्यांमार, और सिक्स्थ है हमारा भूटान, और सेवंथ होगा अफगानिस्तान। एक मिनट गलत हो गया। अफगानिस्तान। तो भारत से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाने वाले पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 7 है। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, पाकिस्तान। भारत से सर्वाधिक सीमा लगाने वाला जो राज्य है या फिर देश है तो वो है बांग्लादेश की सर्वाधिक सीमा लगती है बांग्लादेश, फिर है चाइना, फिर पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। क्रम यही है और यही क्रम हमको याद करने को मिलेगा और यही क्रम पूछा जाएगा हमारे पेपर में। तो सर्वाधिक सीमा से लगने वाले भारत का जो देश है वो है बांग्लादेश, फिर सेकंड है चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। अब हम देखते हैं कि भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो इन पड़ोसी देशों से हमारी सीमा लगती है। तो सबसे पहले है पश्चिम बंगाल, दूसरा असम, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। अब चाइना की सीमा या फिर भारतीय राज्यों की कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो चाइना से सीमा बनाते हैं अपनी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल लद्दाख, हिमाचल प्रदेश,
उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। तो सबसे ज्यादा जो सीमा लगती है वो है राजस्थान राज्य की। राजस्थान, गुजरात, पंजाब देन जम्मू कश्मीर, फिर लद्दाख। आप अपने साथ पेन पेपर रख के बैठा करो हमेशा, जब भी मैं आपको पढ़ाता हूँ फैक्चुअल और कंसेप्चुअल आधार पर पढ़ाता हूँ, जिससे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चन है वो आसानी से अटेंड हो सके और आपको भी चीजें समझ में आ सकें। तो ये है लद्दाख। अब नेपाल से सीमा लगने वाले कौन कौन से हैं, तो वो है हमारा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, देन सिक्किम। म्यांमार की बात करें, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, देन मिजोरम। अगर हम बात करें भूटान की, तो भूटान से लगेगा सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश। अगर हम अफगानिस्तान से बात करें तो लद्दाख, जो वर्तमान में पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र है, यानी कि पीओके का रीजन रहा है। तो ये थे भारत के पड़ोसी देश जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार करते हैं भारत से। तो उनकी संख्या कुल है कितनी, 7। तो भारत से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले कितने देश हैं, वो है 7। और जिसमें सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जो देश है वो है बांग्लादेश, फिर है चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, देन अफगानिस्तान। तो भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो अपने पड़ोसी देशों के साथ में सर्वाधिक सीमा लगाते हैं, तो बांग्लादेश की सीमा लगती है पश्चिम बंगाल से, असम से, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। चाइना की सीमा लगती है भारतीय राज्यों से लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो वहीं पाकिस्तान की सीमा लगती है राजस्थान, गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। नेपाल की सीमा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। म्यांमार की सीमा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। भूटान की सीमा सिक्किम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान की सीमा लद्दाख से लगती है जो वर्तमान में पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र है। तो ये सारी चीजें हैं जो भारत के पड़ोसी देश और उनका सीमा के आधार पर क्रम और भारतीय राज्य जो पड़ोसी देशों के साथ में सीमा बनाते हैं। अब बात आती है, एक सिर्फ हेडिंग चेंज करने की जरूरत है, बाकी खास कुछ हमें जो है देखना नहीं है। अब हेडिंग क्या चेंज करेंगे, ये देखनी है कि भारत के कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के स्तर पर अपने पड़ोसी देशों के साथ में सर्वाधिक सीमा लगाते हैं। तो सर्वाधिक सीमा वाले जो है राज्य, सर्वाधिक सीमा बनाने वाले राज्य, यानी कि भारत के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो अपने पड़ोसी देशों के साथ में सर्वाधिक सीमा लगाते हैं। तो सर्वाधिक सीमा बनाने वाले राज्य, तो बांग्लादेश से जो सर्वाधिक सीमा लगती है वो है पश्चिम बंगाल की। किसकी लगती है, पश्चिम बंगाल की। तो बांग्लादेश से सर्वाधिक सीमा लगाने वाला राज्य कौन है, पश्चिम बंगाल। चाइना की जो सर्वाधिक सीमा है वो लगती है अरुणाचल प्रदेश से। चाइना की जो सर्वाधिक सीमा है वो लगती है अरुणाचल प्रदेश से। पाकिस्तान की सीमा लगती है सर्वाधिक राजस्थान से। नेपाल की सर्वाधिक सीमा लगेगी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से। नेपाल की सर्वाधिक सीमा लगती है उत्तर प्रदेश से। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा लगेगी अरुणाचल प्रदेश से। अगर हम भूटान की बात करें तो भूटान की सर्वाधिक सीमा लगेगी असम से। अफगानिस्तान चूंकि एक राज्य है तो लद्दाख से लगती है, परंतु लद्दाख अभी पाकिस्तान के अधिकृत क्षेत्र में है, यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो आता है, तो लद्दाख अभी केंद्र शासित प्रदेश की सीमा में वर्तमान में परिवर्तन कर दिया गया है, परंतु लद्दाख ही आएगा। तो बांग्लादेश से सर्वाधिक सीमा बनाने वाला भारतीय राज्य कौन सा है, पश्चिम बंगाल। चाइना से लगाने वाला अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान से राजस्थान, नेपाल से उत्तर प्रदेश, म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, भूटान से है असम और अफगानिस्तान से है लद्दाख। तो ये थी भारत की अवस्थिति और उसके विस्तार के बारे में, और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश और सीमाओं के आधार पर उनका क्रम, और भारतीय राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय देशों से
अपनी सर्वाधिक सीमा बनाते हैं। तो ये था उनका पूरा एक क्रम। अब हम बात करते हैं कर्क रेखा के बारे में, और फिर जो भी और अभी लेक्चर थोड़ा सा और बड़ा होगा क्योंकि अभी इसमें फैक्चुअल डाटा पढ़ने का बहुत सारा है, ताकि हमारा एक सामान्य जानकारी जो टॉपिक है इस वीडियो के माध्यम से पूरा कंठस्थ हो जाए, जिससे आपको कहीं और पढ़ने की या फिर टाइम बर्बाद करने की जरूरत ना पड़े। तो अब हम इसको रफ करते हैं। अब हम बात करते हैं कर्क रेखा की। कर्क रेखा कर्क रेखा के बारे में एक छोटी सी सामान्य सी जानकारी। जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है, उस उत्तरी गोलार्ध के मध्य से एक काल्पनिक रेखा यानी कि कर्क रेखा गुजरती है, जिसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसकी जो अवस्थिति है वो है 23.5 डिग्री नॉर्थ। इसकी जो अवस्थिति है वो है 23.5 डिग्री नॉर्थ। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ जो उत्तरी गोलार्ध के मध्य से होकर गुजरती है। और भारत हमारा जो है कर्क रेखा के मध्य में अवस्थित है। फिर एक काल्पनिक रेखा जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो भारत के कुल कितने राज्य हैं जो कर्क रेखा पर पड़ते हैं? तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यानी कि भारत के 8 राज्य हैं जहां से ये काल्पनिक रेखा यानी कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। अब उन 8 राज्यों का जो क्रम है वो हमें एज इट इज लिखना पड़ेगा, क्योंकि कर्क रेखा जिन जिन राज्यों से गुजरती है हमारे एग्जाम में पश्चिम से पूरब की ओर या फिर पूरब से पश्चिम की ओर जो है उसका क्रम आधारित जो विस्तार है वो पूछा जाता है। तो हम एज इट इज पश्चिम से पूर्व की ओर जो है उसका विस्तार लिखेंगे, तो आप उसको पूरब से पश्चिम भी कर सकते हो। तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, उत्तरी गोलार्ध के मध्य से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा, जिसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो कौन कौन से राज्य पड़ेंगे? तो हम बात करेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर, और पश्चिम से पूर्व की ओर ज्यादातर जो विस्तार है वो पूछने को मिलता है। अगर उल्टा भी पूछे तो आप इतना कॉमन सेंस मुझे लगता है आप आसानी से लगा सकते हो। तो कर्क रेखा का हम विस्तार देखते हैं भारतीय 8 राज्यों के ऊपर। तो सर्वप्रथम बात करेंगे गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, देन मिजोरम। तो ये थे 8 राज्य जहां से होकर काल्पनिक कर्क रेखा गुजरती है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये क्रम आपको अपनी कॉपी में ऐसे ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे एग्जाम में पश्चिम से पूर्व तक का जो विस्तार है काल्पनिक रेखा का यानी कि कर्क रेखा का, तो वो एज इट इज ऐसे ही पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि गुजरात, राजस्थान और फिर मध्य प्रदेश को वो अपने क्वेश्चन में गायब कर देगा, फिर सीधा लिखेगा छत्तीसगढ़। फिर उसमें आपको 4 ऑप्शन देगा कि इनके मध्य में कौन सा जो है राज्य पड़ेगा। तो एज इट इज तो हमें ऐसे याद करते हैं। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये हैं भारत के 8 राज्य जहां से काल्पनिक कर्क रेखा होकर गुजरती है, जिसका अक्षांशीय विस्तार है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और भारत के 8 राज्यों से ये होकर गुजरती है। तो कौन कौन से वो राज्य है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये थी बात कर्क रेखा के बारे में। अब है मानक समय रेखा के बारे में। मानक समय रेखा, मानक समय रेखा मानक समय रेखा क्या है? तो देखो, मानक समय रेखा एक ऐसी रेखा है जिसके माध्यम से, मानक समय रेखा सीधी बात है कि एक देशांतरी रेखा है जिसके माध्यम से हमारे संपूर्ण भारत का या फिर भारत की मुख्य भूमि का जो है समय निर्धारित किया जाता है। तो मानक समय रेखा जो है वो है भारत के अकॉर्डिंग 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। मैंने आपको बताया किसी भी भूखंड की, किसी भी देश की या किसी भी प्रदेश का समय निर्धारित करने वाली जो रेखाएं हैं वो देशांतर रेखाएं कहलाएंगी, और किसी भी देश की या किसी प्रदेश या किसी भूखंड की अवस्थिति जानने के लिए जो रेखाएं होंगी वो अक्षांशीय विस्तार के रूप में हमको देखने को मिलेंगे।
तो कर्क रेखा क्या है? एक काल्पनिक रेखा है जो भारत के मध्य से गुजरती है, उत्तरी गोलार्ध में मध्य से होकर गुजरती है, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ। इसका जो अक्षांशीय विस्तार है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम होते हुए निकलती है। भारत के 8 राज्य इस काल्पनिक रेखा के मध्य में पड़ते हैं। अब है मानक समय रेखा, यानी कि ऐसी रेखा जिसके माध्यम से संपूर्ण भारत की मुख्य भूमि का जो है समय निर्धारित किया जाता है, जो जीएमटी से लगभग जीएमटी। अभी सारी चीज बताऊंगा, आप पेशेंस रखो, ऐसा नहीं होगा कि हवाबाजी होगी क्लास में। सारी चीजें अगर मैं जो लिख रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ, वो सारी चीजें एटी से आपको समझाते जाऊंगा। जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है। कितना है? जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है। अब ये जीएमटी क्या है? इसे बोलते हैं ग्रीनिच बीच मीन टाइम लाइन। ग्रीनविच मीन टाइम लाइन, ग्रीनविच मीन टाइम लाइन, ये निकलती है हमारे यूनाइटेड किंगडम के ऊपर से, जिसे हम 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। ग्रीनविच मीन टाइम जीएनटी, 0 डिग्री देशांतर रेखा, जो इंग्लैंड के मध्य से होकर गुजरती है, और इंग्लैंड के मध्य से होकर गुजरती है उस जगह का जो नाम है वो है ग्रीन बीच। तो उसी जगह के नाम से नाम रखा गया ग्रीनविच मीन टाइम। इस रेखा से पूर्व की ओर अगर हम चलेंगे तो हमारा भारत राज्य पड़ेगा, और हमारे भारत की जो समय रेखा निर्धारित की गई है वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो इस ग्रीनविच मीन टाइम यानी कि 0 डिग्री टाइम लाइन से कितने आगे है? 5.5 घंटे। आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर इंग्लैंड में 12 बजेंगे तो हमारे भारत में कितने बज रहे होंगे? सवा के 5.5, क्योंकि ग्रीनविच मीन टाइम कहाँ से निकलती है? इंग्लैंड के मध्य से। और किस स्थान से? उसका नाम है ग्रीस बीच, तो उसी के आधार पर इस लाइन का नाम रखा गया। उसकी जो अवस्थिति है वो कितनी है? 0 डिग्री। और भारत का जो मानक समय निर्धारित किया गया है वो इससे 5.5 घंटे आगे पूर्व की दिशा की ओर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर निर्धारित किया गया है। तो ये थी मानक समय रेखा के मामले में, जो किसी देश के निर्धारित वो समय निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाती है। अब बात आती है कि भारत के ऐसे कौन कौन से जो राज्य हैं जो मानक समय रेखा के मध्य में बढ़ते हैं। तो एज इट इज आपको ऐसे वो लाइन में ही लिखने पड़ेंगे, और लाइन में आपको उनको याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले है उत्तर प्रदेश, इनकी संख्या कुल 5 है। तो पहला है उत्तर प्रदेश, फिर है हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, थर्ड है छत्तीसगढ़, फोर्थ पड़ेगा उड़ीसा, और फिफ्थ है हमारा आंध्र प्रदेश। तो ये था मानक समय रेखा के बारे में, एक ऐसी देशांतरी रेखा जो किसी देश के समय को निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाती है, जो कि इसका जो मूल आधार है वो है 0 डिग्री ग्रीनविच मानक समय रेखा से, जो भारतीय समय रेखा के हिसाब से 5.5 घंटे आगे है पूर्वी की ओर जो विस्तार है इसका। और भारत का जो मानक समय है वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब ये जो मानक समय है रेखा जो है वो भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है? तो उसका नाम है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये पांच प्रमुख राज्य हैं जहाँ से मानक समय रेखा जो है गुजरती है। और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से, कहाँ से है? मिर्जापुर से। मिर्जापुर आप लोगों ने वेब सीरीज देखी होगी, ये वही मिर्जापुर है जहाँ से ये मानक समय रेखा प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश होते हुए हिंद महासागर में, और फिर आगे की हिंद महासागर का जो अंतिम विस्तार है वहाँ जो देश पड़ते होंगे वहां से गुजरती होगी। तो ये था कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसका अक्षांशीय विस्तार है 23.5 डिग्री नॉर्थ, जो कि ये उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, तो नाम रखा नॉर्थ। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर ये गुजरती है। दूसरा, मानक समय रेखा किसी भी देश के समय को निर्धारित करने वाली देशांतरी रेखा, मानक समय रेखा, जिसका जो मूल आधार है वो है 0 डिग्री, इंग्लैंड के मध्य से गुजरती है, ग्रीनविच मीन टाइम। इसका अगर हम पूर्वी विस्तार देखें तो भारत के दृष्टिकोण से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत में इसका विस्तार देखने को मिलता है। और ग्रीनविच मीन टाइम से भारत का समय कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है। और भारत में कौन कौन से राज्यों से ये गुजरती है? तो वो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। तो ये था एक कर्क रेखा और मानक समय रेखा के बारे में एक सामान्य सी जानकारी। अब हम देख लेते हैं कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, चाहे वो हमारा पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो या फिर हमारा चाइना हो, इनसे कौन कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधियों द्वारा उनका विभाजन किया गया है, और कौन कौन सी जो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा रेखाएं हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। तो हम इसको फिलहाल हम रफ करते हैं।
इस वीडियो के माध्यम से जितना हो सके मैं उस टॉपिक को कवर करूंगा, जिससे आप इस वीडियो के एंड में ये फील करोगे कि हमने जो भी देखा वो हमारे एग्जाम के हिसाब से पर्याप्त है, और इस वीडियो से बहुत कुछ आप सीख के जाओगे। तो आप प्लीज एंड तक देखना इस वीडियो को। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा, मैं एक इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हूँ, तो कभी कभी हिंदी लिखने में या फिर पढ़ने में गलतियां कर देता हूँ। चीजें सीख रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, आप भी सीख जाओगे। अंतरराष्ट्रीय सीमा, तो हिंदी में लिखने में या पढ़ने में कभी मिस्टेक हो जाए तो आप ये मत सोचना कि ये इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहा है, इसको हिंदी लिखना भी नहीं आती। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी मेरा स्कूल कॉलेज मास्टर सब जो है इंग्लिश मीडियम में हुआ है, तो मुझे हिंदी लिखने में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। बाकी आप इतना विश्वास रखो कि जो भी कंटेंट आपको पढ़ाऊंगा फैक्चुअल और कंसेप्चुअल पूरा सीएसई यानी कि आपको सिविल सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं खुद अपनी प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मैंने खुद मेंस लिखे हुए हैं, तो मुझे इतनी नॉलेज है कि आपके एग्जाम में कितना और कब और कैसे पूछा जाता है। तो वो सारी चीजें मैं अपनी सभी वीडियोस में आपको कंठस्थ और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। आप मेरे कोई से भी वीडियोस देख लो ज्योग्राफी से संबंधित, आपको वो सारे वीडियोस हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुली लगेंगे। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो भारत के बगल में जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, हमारा चाइना हो गया, उनसे हम कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं बनाते हैं, तो वो सभी देखते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय सीमाएं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम भारत और चाइना की देखते हैं। भारत प्लस चीन, भारत और चाइना के बीच में जो अंतरराष्ट्रीय रेखा है उसे बोलते हैं मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा जो निर्धारित की गई थी 1914 में शिमला। भारत और चाइना के बीच में जो सीमा रेखा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा को हम पढ़ रहे हैं भारत के दृष्टिकोण से, तो वो है मैकमोहन रेखा जो 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी। सर मैकमोहन जो है इसके अध्यक्ष थे, तो उसी या फिर उन्हीं के नाम पर इस रेखा का जो है नाम रख दिया गया मैकमोहन रेखा। सर मैकमोहन जो है इसके अध्यक्ष थे। हम बात करते हैं भारत और पाकिस्तान की। भारत और पाकिस्तान की, तो उस रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा, ये जो है 14 हाँ ये सही है, 15 अगस्त 1947 को निर्धारित हुई थी ये। जो कि अध्यक्ष कौन थे, सर जीसी रेडक्लिफ, तो उसी अध्यक्ष है उन्हीं के नाम पर इस रेखा का नाम रख दिया गया रेडक्लिफ रेखा। तो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के अंदर भारत और चाइना की बात करें तो कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, तो वो है मैकमोहन रेखा, जो सर मैकमोहन की अध्यक्षता में 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी, उसे उन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया। भारत और चाइना और सॉरी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो है रेडक्लिफ रेखा। सर रेडक्लिफ इसके अध्यक्ष थे, तो उन्हीं के नाम पर इस रेखा का नाम रखा गया, जो 15 अगस्त 1947 को निर्धारित हो गई थी अंतिम रूप से, जब हमारा देश आजाद हुआ था और चूंकि पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। थर्ड है भारत और अफगानिस्तान। भारत अफगानिस्तान, तो जो भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो है डूरंट रेखा। डूरंट रेखा, जो कि सर डूरंट द्वारा ये निर्धारित की गई थी, तो उन्हीं के नाम पर इस रेखा का नाम रख दिया गया। डूरंट रेखा ये निर्धारित हुई थी 1896 में। एक सीमा रेखा और है, अफगानिस्तान प्लस पाकिस्तान। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में भी जो रेखा है उसका नाम भी डूरंट रेखा है, तो कंफ्यूज मत होना कभी। भारत के दृष्टिकोण से पूछा जाए अफगानिस्तान को लेके तो डूरंट रेखा, कभी अफगानिस्तान और प्लस पाकिस्तान का पूछा जाए तब भी डूरंट रेखा ही होगी। ये भी 1896 में निर्धारित हुई थी। तो ये थी भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा। भारत और चाइना के बीच में मैकमोहन रेखा जो 1914 शिमला में निर्धारित की गई। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेडक्लिफ रेखा जो 15 अगस्त 1947 को अंतिम रूप से निर्धारित हुई। भारत और अफगानिस्तान डूरंट रेखा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में भी डूरंट रेखा। अब हम बात करते हैं कुछ प्राकृतिक सीमाओं की जो अंतरराष्ट्रीय देश या फिर भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनसे अलग करती हैं। कुछ प्राकृतिक सीमाएं हैं, ये तो सब जो हैं ये सब क्या है, मैन मेड है। मैन मेड का मतलब है आवश्यकता अनुसार
अंग्रेज अधिकारियों द्वारा उस समय जब हमारे भारत में ब्रिटिश काल का शासन चल रहा था। तो ये सब जो है मानव द्वारा निर्धारित है, यानी कि मैन मेड है। आवश्यकता के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो निर्धारण किया गया तो वो हमारे द्वारा किया गया, तो उनको बोलते हैं मैन मेड। अब हम देखते हैं प्राकृतिक रूप से किन किन देशों की जो सीमाएं हैं वो अलग होती हैं। तो फर्स्ट देखते हैं हम भारत प्लस श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका मन्नार की खाड़ी दक्षिण भारत में पड़ेगी, ये मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा अलग। तो ये है भारत और श्रीलंका के मध्य में जो सीमा रेखा है, तो वो है मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा जो है, जो ये दोनों जो देश हैं वो अलग अलग हैं। तो मैंने बताया कि ये जो है भारत, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान की जो सीमा रेखाएं निर्धारित की गई हैं आवश्यकता के अनुसार आज़ादी के समय तक, तो वो सब क्या थी, मैन मेड थी। अब हम कुछ प्राकृतिक कारक देखते हैं जिससे अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं होती हैं और दो या दो से मध्य अलग जो देश हैं वो अलग होते हैं। तो इसमें भारत आ गया पहले, भारत और श्रीलंका जो मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा अलग है। सिक्स है भारत प्लस नेपाल। तो भारत और नेपाल के मध्य में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित होती है वो है काली नदी के द्वारा। काली नदी, हम यूँ कह सकते हैं कि काली नदी वो प्राकृतिक कारक है जो भारत और नेपाल के मध्य में सीमा का विभाजन करती है। दूसरा, भारत श्रीलंका के बाद मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में डूरंट रेखा, भारत अफगानिस्तान के बीच में डूरंट रेखा, भारत पाकिस्तान रेड फ्लैग रेखा, भारत चाइना मैकमोहन रेखा। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भारत की पड़ोसी देशों के साथ में। तो ये थी एक सामान्य सी जानकारी। इसके बाद में कुछ और प्रमुख बिंदु हैं उनको कवर करते हैं और इसी के साथ में हम संपूर्ण के साथ में अपना जो लेक्चर वो फिनिश करेंगे। अब हम बात करते हैं भारत के अंतिम बिंदु के बारे में। अंतिम बिंदु का मतलब यह है कि भारत के जो उत्तर से दक्षिण या फिर पूर्व से पश्चिम तक का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार था, उसके माध्यम से जो कौन कौन से जो पॉइंट्स इंडिकेट करते हैं हम, जिससे हम लोग चीजें वो आसानी से और समझ सकें। ये एक छोटा सा मैप, रफली मैप है ये। तो भारत का जो उत्तरी बिंदु है वो है इंदिरा पुल। भारत का जो पश्चिमी बिंदु है वो है सरक्रीक। भारत का जो पूर्वी बिंदु है वो है कीबुतु, की बू तू। और भारत का जो दक्षिणी बिंदु है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर अवस्थित इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट। मैंने आपको बताया कि छोटी छोटी चीजें हमारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती हैं। ये भी कई बार पूछा गया है कि भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो वो है इंदिरापुर। भारत का पश्चिमी बिंदु सरक्रीक गुजरात, भारत का पूर्वी बिंदु कीबुतु अरुणाचल प्रदेश, और भारत का दक्षिणी बिंदु वो है इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर अवस्थित है। तो ये थे भारत के प्रमुख पॉइंट जहाँ से भारत की अक्षांशीय और देशांतरी सीमा जो है निर्धारित की जाती है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था वीडियो के। अब छोटे छोटे पॉइंट्स और रह गए हैं, उनको और समझने की बात है, और इसके साथ में हमारा लेक्चर जो है संपूर्ण साथ में फिनिश होगा। अब है सामान्य सी जानकारी के रूप में देखते हैं।
भारत की सबसे बड़ी नदी, भारत की सबसे बड़ी नदी तो वो है गंगा, जिसकी कुल लंबाई है 25 किलोमीटर, यानी कि 2525 किलोमीटर। भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू, जिसकी कुल लंबाई है 8611 मीटर। कहाँ अवस्थित है? काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय। हिमालय वाले टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए ऑलरेडी हमारे प्लेटफॉर्म पे लेक्चर अपलोड हैं, आप उनको देख के भारत का मुख्य जो हिमालय है उसको अच्छे से कंठस्थ कर सकते हो। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू 8611 मीटर जो है, इसकी कुल लंबाई है, काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय। भारत की सबसे बड़ी झील, या फिर हम यूं कहें भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, झील डल झील, सॉरी बूलर झील, बूलर झील जम्मू कश्मीर। भारत का एकमात्र गर्म मरुस्थल, भारत का एकमात्र गर्म स्थल वो है थार, राजस्थान, जिसका सर्वाधिक हिस्सा वो है राजस्थान, इसका कुछ हिस्सा पंजाब तक ही जो है विस्तार है, पंजाब। तो भारत का गर्म मरुस्थल थार, जिसका अधिकांश विस्तार कहाँ है? राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में, और इसका कुछ छोटा हिस्सा पंजाब तक भी देखने को मिलता है। भारत का शीत मरुस्थल, भारत का शीत मरुस्थल लद्दाख, कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं इसे इंडिया का, कोल्ड डेजर्ट। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात वाटरफॉल, कुंचिकुल जलप्रपात, कुंचिकुल जलप्रपात कर्नाटक राज्य, और जो नदी है वो है बराही नदी, बराही नदी पर जो है निर्मित है। तो भारत का सबसे ऊंचा जो भारत का सबसे ऊंचा, एक मिनट, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकुल जलप्रपात कर्नाटक बराही नदी पर अवस्थित। तो ये थे एक सामान्य सी जानकारी कि भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट केटू, और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बूलर झील, भारत का गर्म मरुस्थल थार, भारत का शीत मरुस्थल लद्दाख, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकुल जलप्रपात कर्नाटक बराही नदी। अगर एक दो चीजें और देखता हूँ, बाकी सब मेरे ख्याल से टॉपिक फिनिश है। तो सारी चीजें ऑलमोस्ट फिनिश है, इनको रफ करते हैं। एक दो पॉइंट और बचे हैं, इसको भी फिनिश करेंगे और पूरा फिर जो है खत्म हो जाएगा। भारत विश्व की, या फिर भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश 2011 के अकॉर्डिंग, 2000 जनसंख्या के जो आंकड़े हैं अंतिम, उनके अकॉर्डिंग जो है भारत की जो कुल जनसंख्या है वो है 121 करोड़। जो कितनी है? 121 करोड़। तो भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है,
जो 2011 के अकॉर्डिंग कितनी जनसंख्या है हमारे भारत की कुल 121 करोड़। अभी नवीन आंकड़े 2025 या 26 के शुरुआती दौर में आ जाएंगे, फिर हम इसको अपडेट करेंगे। तो दूसरा, भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जो देश है, तो सबसे बड़ा जनसंख्या वाला जो देश है जिसकी कुल जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग 121 करोड़ है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर पर कौन है? तो फर्स्ट नंबर पे है चाइना, फर्स्ट नंबर पे चाइना, दूसरे पे तो हमारा प्यारा भारत, तीसरे पे है यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, और फोर्थ है इंडोनेशिया। तो ये थी सामान्य सी जानकारी, और एक पॉइंट और है इसी के साथ में ये जो टॉपिक है आज का वो कंटेस्ट और पूरा हो जाएगा। भारत एक पॉइंट और देखो, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। पहले पे है चाइना, दूसरे पे भारत है, यूएसए और इंडोनेशिया। 2011 के अकॉर्डिंग कितनी जनसंख्या है? 121 करोड़। भारत चूंकि दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है, तो संपूर्ण विश्व की 75.5% जनसंख्या है वो कहाँ रहती है? अकेले भारत में। बिल्कुल, तो भारत की जो कुल जनसंख्या है वो है 121 करोड़ 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार। चूंकि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है, तो पूरे विश्व की संपूर्ण जनसंख्या का कुल प्रतिशत 17.5% वो अकेले हमारे कहाँ रहता है? भारत में निवास करता है। अब है भारत विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है। सातवां सबसे बड़ा देश, तो भारत विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है। तो पहले नंबर पे कौन है ये भी हमें जानना चाहिए। तो फर्स्ट है रूस, दूसरे पे है कनाडा, थर्ड है चाइना, फोर्थ है यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, फिफ्थ है ब्राजील, और सिक्स्थ है हमारा क्या बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया। चूंकि सातवां है भारत, आठवां है अर्जेंटीना। तो ये है विश्व के 8 सबसे बड़े देश। तो भारत विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है, जिसमें पहले नंबर पे है रूस, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत एंड अर्जेंटीना। भारत संपूर्ण विश्व का कितना है? 2.4% भूभाग का हिस्सेदार है। ठीक है, तो ये थी सामान्य सी जानकारी। तो भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 121 करोड़ जनसंख्या, विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% अकेले भारत में निवास करती है। चाइना फर्स्ट पे है, दूसरे पे भारत, यूएसए, इंडोनेशिया। भारत विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है। रूस पहले नंबर पर है, कनाडा, चाइना, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत एंड अर्जेंटीना। पूरे विश्व का कुल 2.4% भूभाग अकेले कहाँ पर है? भारत में। तो आज का लेक्चर मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो कि मैंने बोला कि इस लेक्चर को एंड तक देखना, आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप आसानी से अटेम्प्ट कर पाओगे। आज हमारा जो टॉपिक था भारतीय सामान्य जानकारी को रिलेटेड जितनी भी जानकारी मैं आपको दे सकता था इस टॉपिक के अकॉर्डिंग, और जो जरूरत थी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैटिक जीके के फॉर्म में, वो इतना सफिशिएंट है। इसके आपने जो भी नोट्स बनाए होंगे या जो भी साधारण बुक होगी, इस लेक्चर को देखो, उससे रिवीजन करो और आपकी चीजें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। ज्योग्राफी को और अधिक गहराई से समझने के लिए हमारे प्रीवियस लेक्चर ऑलरेडी हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे अपलोड हैं, आप उनको देखो और अपनी ज्योग्राफी से संबंधित या फिर ज्योग्राफी विषय को और अच्छे से कंठस्थ करने के लिए या फिर जो भी डाउट रहे होंगे उनको मिटाने के लिए आप उन लेक्चर्स को देख सकते हो। अपने किसी भी प्रकार के एग्जाम में चाहे कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो या फिर फैक्चुअल डाटा इकट्ठा करना हो अपने नोट्स के लिए, आप उन लेक्चर्स को देखो एक बार। मैंने वो लेक्चर्स गुणवत्तापूर्ण तरीके से फिनिश किए हैं, आपको जरूर उनसे प्रॉफिट होगा। आप अपने फ्रेंड्स के साथ में भी उनको शेयर कर सकते हैं ताकि मुझे भी लगे कि मैं जो भी चीज़ें यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, वो एटलीस्ट किसी के काम में आ रही है। तो आप वो इंतजार करते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो का एक ज्योग्राफी का एक खास टॉपिक लेके आएंगे। हालांकि मैं उन्हीं टॉपिक पर चर्चा करता हूँ जो एग्जाम में हमेशा ट्रेंडिंग होते हैं और बच्चों को कई सारे डाउट्स होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक का जब तक आप इंतजार कीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।